प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं विनोद यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई बीके सर। तो देखिए हम लोग स्टार्ट किए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसमें हमने आपको दो सेक्शन बताए थे, एक रेशियो का और एक प्रोपोर्शन का। तो प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो 4-5 लेक्चर है वो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो जिन लोगों ने प्रोपोर्शन नहीं देखा है यानी समानुपात, वो जाके पहले उस वीडियोस को क्या कर लें, देख लें, उसके बाद आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन छोटा सा सेगमेंट था लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक। तो समानुपात यानी प्रोपोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसका कंपाइलेशन हो चुका है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पहले उन वीडियोस को देख लें। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो, ठीक है, यानी अनुपात। समानुपात खत्म, अब उससे रिलेटेड चैप्टर है अनुपात। तो सीखेंगे अनुपात के बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, अनुपात काम कैसे करता है, अनुपात फंक्शन कैसे करता है। बच्चों अनुपात किसी चैप्टर के तौर पे ना लें, अनुपात एक फंक्शन है, ठीक है, जो किस तरीके से कार्य करता है, कितनी बारीकियों से कार्य करता है, उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हमें अनुपात के कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज को जानना होगा, ठीक है, कि अनुपात बनता कहाँ है, ठीक है, और उसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अनुपात यानी रेशियो, ठीक है, रेशियो यानी अनुपात। देखिए हमने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि अनुपात क्या होता है, ठीक है। अनुपात क्या होता है, अगर कोई चीज A/B के रूप में लिखा हुआ है तो यही इसी को हम बोलते हैं, यही है A/B, A/B। अब ये अनुपात बनता कैसे है, अनुपात हम क्यों, हमें अनुपात बनाने यानी रेशियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखियो अनुपात क्या होता है, अनुपात हमेशा, अनुपात सदैव दो ऑब्जेक्ट यानी दो राशियों के बीच यानी दो टर्म्स के बीच, दो राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को प्रदर्शित करने का एक तरीका है, एक क्या है, तरीका है, एक तरीका है, या इसको क्या कह सकते हैं, एक माध्यम है, ठीक है। अनुपात क्या है, अनुपात दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन यानी उनके बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन होता है उसको प्रदर्शित करने का एक क्या है, माध्यम है, ठीक है। यानी जब भी दो या दो से अधिक राशियों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अनुपात का। अच्छा, तुलना होने के लिए कम से कम दो लोगों का होना आवश्यक है, कम से कम यानी मिनिमम दो लोग होने चाहिए। अच्छा, तुलनात्मक अध्ययन जो होता है वो दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में भी किया जा सकता है। जैसे ये तुलना होगा कैसे, जैसे कुछ टर्म्स हैं जो उस प्रकार से अगर लिखा आ गया तो आप समझ जाइए वहां पे रेशियो क्रिएट होगा, यानी वहां पे रेशियो बनेगा जरूर। जैसे तुलनात्मक अध्ययन कैसे होता है, जैसे अगर मैं कहूं एक ही आय यानी एक ही इनकम कामा बी की आय का 4 गुना है, बी की आय का क्या है बच्चों, 4 गुना है। तो अब देखिए ए और बी के इनकम को लेके कंपैरिजन बताया जा रहा है कि जो ए की इनकम है वो 4 टाइम है किसका, बी का, यानी ए इज इनकम इज 4 टाइम ऑफ बी, यानी ए की आय बी की आय का क्या है, 4 गुना। तो आप तुरंत समझ जाओ यहाँ पे गुनी गुना हो रहा है, इसका मतलब दो लोगों के बीच में क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। और उस तुलना को प्रदर्शित करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, अनुपात का। तो यहाँ ए और बी के बीच में एक अनुपात बनेगा, वो अनुपात उनके इनकम के बीच में होगा। कह रहा है ए 4 गुना है किसका, बी का, यानी अगर ए की इनकम 1 रुपया है तो बी की इनकम 1 रुपया है तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 4 रुपया। देखिए ये इसका 4 गुना है, ठीक बात है। और ये तुलना कैसे कैसे हो सकता है, ये तुलना दो लोगों के ज्यादा में भी किया जा सकता है। जैसे ए की आय बी की आय का 5 गुना तथा सी की आय का
ए की आय बी की आय का 5 गुना तथा सी की आय का, सॉरी इसको 6 गुना कर लेते तो आंकड़े थोड़े आसान हो जाएंगे समझाने के क्रम में। ए की आय बी की आय का 6 गुना है तथा सी की आय का 2 गुना है। सी की आय का क्या है? 2 गुना। अब यहाँ जो तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है वो मोर देन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में किया जा रहा है, यानी 2 से ज़्यादा राशियों के बीच में तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए बी और सी में क्या बनेगा? एक अनुपात बनेगा, यानी एक संबंध बनेगा। ए की इनकम बी से क्या है? 6 गुना। तो इसको 1 कर लो और ए की आय इससे क्या है? 6 गुना है। लेकिन साथ में यह भी ध्यान देना है कि सी की आय का क्या है? 2 गुना है। सी की आय का क्या है? 2 गुना, यानी जो 6 है यानी ए है वो सी का 2 गुना है। तो सी को कितना होना पड़ेगा? 3, तभी ये इसका क्या होगा? 2 गुना होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर है। ए की आय बी की आय का 4 गुना है, तो ए इज इनकम 4 टाइम ऑफ बी। ठीक है, बी की आय का ये क्या है? 4 गुना। अभी यहाँ 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है? 2 से अधिक यानी 3 लोग आ गए, ए बी और सी। तो इनके बीच में कैसे तुलनात्मक अध्ययन होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे? ए की आय बी की आय का 6 गुना है, तो ए की आय बी की आय का 6 गुना होना चाहिए तथा सी की आय का 2 गुना है। कौन? बी, अरे सॉरी ए जो है वो सी का 2 गुना भी है, तो इसको 3 होना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा? इसका 2 गुना होगा। अभी आगे हम धीरे धीरे सीखेंगे और टिपिकल केस किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो और तुलना कैसे किया जाएगा? जैसे अगर मैं इधर बात करूं तो ये तुलना परसेंटेज में भी किया जा सकता है। जैसे ए की आय कामा बी की आय का 25% है, 25% है। ठीक है, अब यहाँ जो तुलना किया जा रहा है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में वो परसेंटेज के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब भी परसेंटेज में तुलना हो तो हमेशा जो बाद में राशि दी गई है यानी बाद वाले नाम के पीछे हम 100 लगा देंगे, यानी उसको कितना मान लेंगे? 100। यानी जो नाम बाद में आया है उसको क्या मान लेंगे? 100। 100 क्यों मानेंगे? क्योंकि परसेंटेज का बेस क्या होता है? 100, को प्रदर्शित करने का माध्यम है वो क्या है? प्रतिशत। तो जब भी प्रतिशत में कंपेयर किया जाए हमेशा जो बाद में नाम आया, जो सेकंड में नाम आएगा उसको हमेशा क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का जो बेस होता है वो क्या होता है? 100 पे किसी वैल्यू को घटाना या जोड़ना या उसका कुछ परसेंट निकालना आसान होता है। अभी b को हमने क्या मान लिया? 100 मान लिया। तो a क्या है? b की आय का 25% है, तो b की आय कितनी हो गई? 100, और 100 का 25% कितना होता है? 25 ही होता है। बस इनके बीच में जो संबंध बताया जा रहा है उसी को प्रदर्शित करने के लिए हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे प्यारे बच्चों तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 चौको का हो जाएगा 100। यही बन जाएगा a और b के बीच में क्या? रेशियो को नहीं, बचपन में हम लोग इसको संबंधे बोलते थे, a संबंधे b। मतलब क्या है कि ये किसी न किसी माध्यम से a और b के बीच में संबंध को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी प्रदर्शित कर रहा है। तो इनके बीच में एक रेशियो बन जाएगा a रेशियो b, जो 1:, क्या हो जाएगा? 4। अच्छा, यही परसेंटेज में कंपैरिजन इस प्रकार से भी हो सकता है कि a की आय b से 25% क्या है? ज्यादा है। 25% क्या है? ज्यादा है। तो फिर भी परसेंटेज में ही तुलना किया जा रहा है कि a की आय b की आय से 25% क्या है? ज्यादा है। तो जब भी परसेंटेज में तुलना हो मेरे दोस्त, हमेशा जो सेकंड में नाम आता है उसको 100 मान लो, और a क्या हो जाएगा? 25% ज्यादा है, तो e कितना हो जाएगा? 125, और यही बन जाएगा इनके बीच में अनुपात। अब ये सिंप्लीफाई होता है तो कर दो, 25 पंजे 125, अब 25 चौको क्या हो जाएगा? 100। तो जो a और b के बीच में रेशियो बनेगा यानी जो संबंध बनेगा वो बनेगा क्या? 5:4। आई होप आपको रेशियो का मतलब समझ में आया होगा कि रेशियो सदैव 2 राशियों या 2 से अधिक राशियों के बीच में कंपैरिजन को प्रदर्शित करने का एक क्या है? माध्यम है। हमने आपको दिखाया कि ये कंपैरिजन कितने कितने रूपों से किया जा सकता है, यानी कितने कितने रूपों में हो सकता है। उसके हमने आपको 1-2 उदाहरण भी प्रस्तुत किए। जैसे
ए की आय बी की आय का 4 गुना है। जब भी गुनी गुना हो, चाहे 2 लोग हों या 2 से अधिक लोग हों, हमेशा उनके बीच में एक रेशियो क्रिएट होकर के आएगा। ठीक है, अभी सीखेंगे उस रेशियो को हम कैसे इजीली बनाएंगे। ये 2 लोग या 2 से ज़्यादा, 4 लोग, 5 लोग भी हो सकते हैं। दूसरा कंपैरिजन क्या था, 6 गुना है तथा सी की आय का ये गुना है। तो भाई क्या 3 लोगों में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो आपको बस सेट करना है, जो ए की आय है वो बी का 6 गुना होना चाहिए और सी का 2 गुना होना चाहिए। तनाव ना ले, अभी आगे हम इसको और बेहतर तरीके से सीखेंगे। ए की आय बी की आय से 25% है, मतलब क्या हुआ, जब भी परसेंटेज में तुलना हो हमेशा सेकंड वाले नाम को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो पहला वाला अपने आप सेट हो जाएगा। पहले इसको 100 मान लिया तो 100 का ये क्या है, ए 25%। तो 100 का 25% क्या होता है, 25 ही होता है। 100 पे किसी परसेंटेज की वैल्यू खुद वही वैल्यू बन जाती है। तो 25% 100 पे 25 ही बन जाएगा। ए की आय बी से 25% ज़्यादा है तो भी परसेंटेज में ही तो कंपैरिजन किया जा रहा है। तो जब भी परसेंटेज में कंपैरिजन किया जाए प्यारे बच्चों, हमेशा सेकंड वाले नाम को क्या मान लेंगे, 100। तो पहला वाला अपने आप सेट हो जाएगा। ये 25% ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, 125। अगर यही कहता है ये 25% कम है, तब क्या होता, तब ये 100 होता और ये क्या हो जाता, 75, 75। फिर इसको सिंप्लीफाई करते तो 3 क्या बनता, 5। ठीक है, तो ये रेशियो की बेसिक बातें थी जो आपको जानने चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चीज़ें इसके आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, ओके। अब आइए देखते हैं कि रेशियो के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो पूरे चैप्टर में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, उस प्रॉपर्टीज़ में हम पहला पॉइंट लेकर के क्या चलेंगे कि, अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसको लिख भी लें ताकि बिना रिवीजन के आप उसको बार बार भूल सकते हैं या फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका लो बताएगा। जब आप चीज़ों को जानते हैं कि यार इसके साथ हम ये कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कहीं भी दिख जाए तो हम तुरंत वहाँ पे कर देते हैं, हिचकते नहीं। अगर नहीं जानते हैं और प्रैक्टिस नहीं है तो फिर हम सोचेंगे यार इसको करें, ये सही होगा कि गलत होगा। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टीज़ को जानना क्या है, ज़रूरी है। ओके, पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर किसी अनुपात में आराम से सीखेंगे प्यारे बच्चों, तनाव नहीं लेना है। अगर किसी अनुपात में किसी भी अनुपात में किसी संख्या से, अब आप समझ गए, अनुपात 2 राशियों के बीच में और मोर देन 2 राशियों के बीच में भी बनाया जा सकता है, यानी 2 राशि और 2 से अधिक राशि। यहाँ अनुपात लिखने का मतलब क्या है, चाहे वो 2 राशि में बने चाहे 2 से ज़्यादा राशियों में बने, सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, किसी संख्या से गुणा या भाग कर दें तो उस अनुपात के वैल्यू पर, वैल्यू मतलब समझते हैं मान, उस अनुपात के वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एक रेशियो लेता हूं, जैसे मान लो मैं लेता हूं 3:4, ठीक है, कोई 3:4। अगर मैं इस अनुपात में किसी एक संख्या से गुणा करा दूं, यानी 3 से, सपोज कर लो मैंने इसमें 3 से क्या कर दिया, गुणा करा दिया, यानी 3 का प्रोडक्ट बना दिया, तो ये रेशियो जो है वो बन जाएगा 3 3 के क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा क्या 12। ठीक है, बहुत बारीकी से इस चीज़ को समझना, नहीं तो अपने आप चीज़ें आप बाद में देखो कहोगे यार इसको ऐसे कैसे बना सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि अगर किसी अनुपात में किसी संख्या से गुणा या भाग, यानी चाहे मल्टीप्लाई कर दें चाहे डिवाइड कर दें, तो उस रेशियो के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ आपको देखने में लग रहा होगा कि 3 क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 9:12, यानी 9:12। देखने में तो इनका मान अलग अलग लग रहा है, देखने में जैसे ये 3 है ये 9 दिख रहा है, ये 4 है ये 12 हमने बना दिया कैसे, 3 से गुणा करा के। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 3:4 और 9:12 के मान में यानी वैल्यू में कोई भी अंतर
नहीं है। ये 3:4, 9:12 के समतुल्य ही कहा जाता है। ठीक है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा ये सब मतलब जनरली बताया नहीं जाता है, यही कारण है कि बच्चे फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं तो आप इसको संभाल के रखिएगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि चाहे हम प्रश्न को 3:4 के आधार पे सॉल्व करें या 9:12 के आधार पे सॉल्व करें, हमारे उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गेट इट? बात समझ पा रहे हैं? 3:4 और 9:12 एक दूसरे के समतुल्य हैं, इनकी वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं होने का मतलब प्रश्न को चाहे 3:4 के आधार पे सॉल्व करें या 9:12 के आधार पे सॉल्व करें, हमारे वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं, यानी हमारे उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी थी। ठीक, अगर हम दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे इसी में अगर देख लो, मान लो कोई 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में एक अनुपात बना है 2:3:5। ठीक है, ये 3 लोगों के बीच में एक रेशियो प्रदर्शित किया गया, तो अगर मैं इसमें 4 से गुणा करा दूं तो इसकी वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बन क्या जाएगा, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, और 4 तियां क्या हो जाएगा 12, और 4 पंजे क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये वैल्यू और इस वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं है, यानी ये रेशियो इस रेशियो के क्या है, समतुल्य है। ठीक है, ये 2 से ज़्यादा हो गए। बस शर्त ये है कि जैसे देखो, शर्त ये है कि अगर 4 से गुणा करा रहे हो तो एक अनुपात के सभी राशियों में होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो 2 राशियां हो या 2 से अधिक राशियां हो। ठीक है, सभी में एक साथ गुणा होना चाहिए, नहीं तो उनके बीच में संबंध क्या हो जाएगा, खराब, क्योंकि इनके बीच में संबंध को यानी रिलेशन को ही तो प्रदर्शित किया गया है। जैसे अगर मैं लिखूँ 2:5, ए और बी के बीच में अनुपात है 2:5, इसका मतलब यह है कि जब ए को 5 रुपया दिया जाएगा तो बी को कितना देना पड़ेगा, 2 रुपया, तभी इनके बीच में जो संबंध है वो संतुलित रहेगा। अगर आपने इसको डिस्टर्ब किया तो ये इनबैलेंस यानी असंतुलित हो जाएगा। जैसे अगर मैं 4 से गुणा कराऊं तो ये इसमें ना कराऊं, केवल इसमें करा दूं, 2 क्या हो जाएगा 20, 2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखो, इसको मिलना था 5 रुपया और इसको मिलना था 2 रुपया, इसको मिल गया 20 रुपया, लेकिन इसको अभी भी 2 ही रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो इनके बीच का जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, खराब। लेकिन अगर इसी 4 का गुणा मैं 2 में करा तो क्या बना दूं 8, तो ये अपने आप में संतुष्ट हैं, यानी संतुलित हैं। क्यों? क्योंकि ये संबंध इनके आप में संतुलित है। ये 5 रुपया तो इसको 4 रुपया, अगर इसको 10 रुपया दे रहे हो तो इसको 4 रुपया देना पड़ेगा, और अगर इसको 20 रुपया दे रहे हो तो इसको 8 रुपया देना पड़ेगा, तभी इनका संबंध बरकरार रहेगा। ठीक है, ये रेशियो का सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। ये जो लाइन में लिख रहा हूँ इसको आप 1-1, 2-2 बार क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी समझ में आ जाए। अगला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो होता है कंबाइंड रेशियो का। कंबाइंड रेशियो, इसको हिंदी में कह सकते हैं संयुक्त अनुपात। संयुक्त अनुपात, कंबाइंड रेशियो। प्यारे बच्चों, ये कंबाइंड रेशियो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से डायरेक्ट सवाल निकल करके आते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ देखिए, जैसे कंबाइंड रेशियो कैसे बनता है। जैसे मान लो A:B, इसका कुछ वैल्यू दिया है 2:3, 2:3 दिया हुआ है, और एक वैल्यू दिया है B:C, और इसकी वैल्यू दिए रखा है 5:7। तो आपसे इनका कंबाइंड रेशियो पूछेगा, बताइए A:B:C का मान क्या होगा। ठीक है, यानी A का संबंध B से बताया गया है और इस B का संबंध किससे बताया गया है, C से बताया गया है। तो आपसे संयुक्त रूप से पूछता है कि बताओ इन तीनों में क्या संबंध बनेगा। ठीक है, जैसे इसका संबंध इससे,
इसका संबंध इससे डायरेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जब ये इससे संबंधित है और ये इससे संबंधित है तो ज़रूर इनमें कोई ना कोई संबंध निकल करके आएगा। ऐसे समझिए इसको। शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी किसी लड़की से ही होगी। अब किसी लड़की से शादी हुई मेरे प्यारे बच्चों, तो वो तो आपकी पत्नी बन जाएगी, वो आपकी क्या बन जाएगी? पत्नी। लेकिन न चाहते हुए भी उसका भाई आपका साला बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? न चाहते हुए भी उस लड़की का पिता आपका क्या बन जाएगा? ससुर। यानी आपने संबंध किसी एक से जोड़ा और उससे संबंधित व्यक्ति से आप इनडायरेक्टली कोई ना कोई आपका संबंध निकल करके आएगा। अच्छा, ये उदाहरण आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये कंबाइंड रेशियो बनाते कैसे हैं मेरे दोस्त। इसके बनाने के कई सारे तरीके हैं, बनाने के कई सारे तरीके हैं। जैसे कुछ बच्चे इसको ऐसे बनाएंगे, ए रेशियो बी रख लेंगे क्या? 2:3। और क्या होगा? और बी रेशियो सी क्या रख लेंगे? 5:7। ठीक है, एक तो तरीका ये है। अच्छा, बुराई किसी में नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि जब सवाल एग्जाम में आते हैं तो बिल्कुल पैटर्न पे नहीं आते हैं, ठीक है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ इधर उधर करके आते हैं। तो हम विचलित ना हो उसके लिए हम किसी एक तरीकों को एडॉप्ट करें, कि वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ साइड वाले नंबर को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्पेस है तो इसके साइड में नंबर क्या है? 3। इसी 3 को यहाँ पे क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे है 5, तो यहाँ खाली जगह है तो यहाँ के साइड में क्या है? 5, तो 5 को यहाँ रिप्लेस कर देंगे। कर देखा? अब देखो, कुछ नहीं करना आपको, सीधे सीधे क्या कर देना है? गुणा करा देना है। 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10, और यहाँ 5 तिहाई क्या हो जाएगा? 15, और यहाँ 7 तरीके क्या हो जाएगा? 21। यही बन जाएगा रेशियो किसमें? ए, बी और सी। ठीक है, ये सब तरीके हम तब अपनाएंगे जब पूरा एकदम एक सेट में दिया, ए बी बी सी सी डी। ठीक है। अच्छा, ये पहला तरीका था। आई होप पहला तरीका आपको समझ में आया होगा। जो दूसरा तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप समझने का प्रयास करिए, सेकेंड टर्म। ठीक है, फिर हम कौन से अडॉप्ट करेंगे उसको भी अभी सीखेंगे। ठीक है, ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो क्या है? 3, और बी रेशियो सी इज इक्वल टू है 5:7। अब इस वाले तरीके मेथड में आपको क्या करना है कि जो टर्म कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? बी। 2 टर्म कॉमन इसमें क्या दिखाई दे रहा है? बी, यानी बी दोनों में क्या है? कॉमन है। तो जो बी की वैल्यू है वो दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी बता रहे हो? 3। यहाँ बी की वैल्यू कितनी बता रहे हो? 5। तो या तो 3 को 5 बना दो या तो 5 को 3 बना दो। ध्यान रहे, हम किसी राशि में गुणा या भाग करने के लिए स्वतंत्र हैं, जोड़ने घटाने के लिए नहीं। गुणा या भाग करेंगे तो उनकी वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हम कुछ जोड़ते या घटाते हैं तो उस अनुपात की वैल्यू अपने आप में बदल जाती है। ठीक है, तो आपको रेशियो बैलेंस करना है तो जोड़ घटा के नहीं करना है, गुणा या भाग करके करना है। अब बताओ, अगर मैं 3 को 5 बनाना चाहूँ और 5 को 3 बनाना चाहूँ तो क्या गुणा भाग करके कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन वो कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम गुणा कराएंगे इसमें तो उसका गुणा इसमें भी होगा। जैसे मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि यार मैं सही करूँगा तो सही उत्तर आएगा। जैसे इसको मैं 5 बनाना चाहूँ तो मैं इसको 5/3 से गुणा करा दूंगा। कराऊंगा नहीं कराऊंगा बोलो? तो 3 कट जाएगा, 5 बच जाएगा। ये तो 5 बच गया। लेकिन जब इसका गुणा इसमें कराए हो तो इसका गुणा इसमें भी कराओगे तो ये बन जाएगा 5 दूना के 10, 10/3। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ गया। तो अभी सीखेंगे फ्रैक्शन कैसे करते हैं, तो ये कैलकुलेशन और बड़ा हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं भाई, हम किसी भी अनुपात में किसी संख्या से गुणा या भाग कराने के लिए स्वतंत्र हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नीड। अब क्या करें, हम 3 को 5 और 5 को 3 ना बना करके यार इसको 15 बना दें और इसको भी 15 बना दें तो भी तो हमारे अनुपात के वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसको जब 15 बनाएंगे तो मुझे बताओ, अब ये रेशियो क्या बन जाएगा? 10। 5 दूनी 10 और 5 तिहाई क्या हो गया? 15।
यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा करा रहा है तो दोनों राशियों में, तो 5 तिहाई यहाँ क्या हो गया 15 और 7 तरीके क्या हो जाएगा 21। अब ये रेशियो हो गया बैलेंस, संतुलित हो गया। और रेशियो संतुलित होने के बाद जिस नंबर पे जो राशि है, जो टर्म है, उसका वही अनुपात बन जाएगा। इस लाइन का मतलब समझ में आया? जो जहाँ पे है उसका वही अनुपात निकल के आ जाएगा। जैसे b को आपने तो 15 बना दिया, तो जो b का अनुपात है वो हर जगह क्या होगा 15 होगा। लेकिन a की जगह क्या आ गया 10 और c की जगह क्या आ गया 21, तो जिसकी जगह जो आ जाएगा उसका वही अनुपात बन जाएगा। ऐसा कब करेंगे? जब रेशियो बैलेंस हो जाएगा तब। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, a का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 10 और जो c का रेशियो है वो कितना हो जाएगा 21। यही हो जाएगा a b और c के बीच में अनुपात। देखो 10, 15 और 21, क्या आप बैलेंस कर पाए? ठीक है, पहला तरीका नंबर्स को, साइड वाले नंबर्स को रिप्लेस कर देना है, यानी बगल वाले को उसकी खाली स्थान में रख देना है। दूसरा क्या है, जो कॉमन टर्म दिखाई दे रहा है उसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। जब ये सब तरीके जानेंगे आप तो सवाल को देखते ही कुछ चीज़ें तो ऐसे ही ओरली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब जब जानते रहेंगे तब। जो तीसरा तरीका क्या है, वो तीसरा तरीका भी समझ लो, जिसको हम लोग एडॉप्ट करेंगे। इसको एडॉप्ट करने का मतलब क्या है, मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। इस तरीके पे अपने दिमाग को क्या करिए, सेट करिए। ठीक है, बस थोड़ी सी सावधानी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कभी भी इस पैटर्न पे नहीं देगा कि ए बी इतना है, बी सी इतना है, तो ए बी सी बताइए। ठीक है, अच्छा इसके लिए थोड़ी सी आप एक बात जान लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए ए अनुपात बी लिखा हुआ है और ये है 2:3, मान लीजिए ऐसा है, लेकिन मुझे ज़रूरत है b रेशियो a की, तो कुछ नहीं, इसको यहाँ लाएंगे। b रेशियो अगर हमें a की ज़रूरत है तो मैं इसको 3 रेशियो क्या लिख सकता हूँ 2, यानी अगर इसको पलटूंगा तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, अल्टा पल्टी हो जाएगा। तो ए बी को 2:3, तो बी ए को हम 3 क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, ये आप जानते रहिए। अब जैसे तीसरा रेशियो जो जिस पे हम लोग काम करेंगे वो क्या है समझो। अब यहाँ देखो a और b का जो रेशियो है वो 2 रेशियो क्या है 3, और b और जो c का रेशियो है वो 5 रेशियो क्या है बच्चों 7। इस तरीके में आपको जो कॉमन वाला पार्ट है हमेशा उसको इसी डायरेक्शन में रखना है, ऐसे ही। अगर ऐसे नहीं है तो हम अल्टा पल्टी करके इसको इसी प्रकार से सेट कर लेंगे। अभी एग्जांपल देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। a रेशियो b 2 रेशियो क्या है 3, b रेशियो c 5 रेशियो 7। तो हमेशा जो कॉमन है वो कॉमन b भी हो सकता है, वो कॉमन a भी हो सकता है, वो कॉमन c भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल जिस हिसाब से आएगा हमें केवल यह देखना है कि कॉमन वाला पार्ट कौन सा है। अब जब ये कॉमन आपको इस रूप में दिख जाए, अगर दिख गया तो ठीक, नहीं दिखा तो हम बना लेंगे, अभी सीखेंगे कैसे बनाएंगे। तो आप क्या करिए, बस उल्टा यन बना दीजिए। ऐसे क्या बना दीजिए, उल्टा यन। जनरली यन ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन हमने इसको उल्टा बना दिया, ए ऐसे। ठीक है, आप 1-2 बार लगाएंगे, आपके दिमाग में ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। फिर आप गलतियां नहीं करेंगे। इस तरीके में अक्सर बच्चे गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, ये तरीका भी अपने आप में अच्छा है, लेकिन अगर मैं कहूँ बेस्ट क्या है तो ये है। ठीक है, ये अनुभव के आधार पर बताया जा रहा है, ये कोई तरीका नहीं है कि हाँ किसी किताब में लिखा हुआ है बस मैं आया और इसको ऐसे बता दिया। ये करने का मतलब क्या है कि ये हमारे कमांड में रहेगा। मेरा ये टारगेट है कि मुझे ये सेट करना है, कॉमन वाले को ऐसे सेट करना है, सवाल चाहे जैसे दे। ठीक है, कुछ सोचना नहीं है। अगर हमने ऐसे सेट करा दिया और उल्टा यन बना दिया तो हमारा अनुपात जो बन के आएगा वो एग्जैक्ट एकदम सही आएगा। कैसे, अब बताओ, पहला काम ये कर लो, दूसरा काम ये कर लो और तीसरा काम ये कर लो। 5 दूनी के क्या हो जाएगा 10, 5 तिहाई क्या हो जाएगा 15 और 7 तरीके क्या हो जाएगा 21। लेकिन आंख बंद करके ये नहीं कहना है कि ये ABC का क्या आ गया अनुपात। ठीक है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो क्रिया तो करा लेंगे, कहेंगे आ गया ABC का अनुपात, जबकि विकल्प में इन्हीं तीनों राशियों को उलट पलट करके देगा। पहला विकल्प ऐसे दे देगा 10, 15, 21, दूसरा दे देगा 21, 15, 10, तीसरा देगा 15, 10, 21,
तो ध्यान रहे ये जो इस तरीके से जो ये रेशियो निकल के आएगा वो किसका आएगा, जो पहले है वो यहाँ आ जाएगा, जो कॉमन है वो बीच में आ जाएगा, और ये जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपने फॉर्मेट में था, इसलिए ABC निकल के आ गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? A पहले आएगा, जो कॉमन है वो बाद में आएगा, जो C बच गया वो सबसे लास्ट में आएगा। जैसे अगर मैं यहीं पे एक और एग्जांपल दूं तो आपको और क्लियर होगा। अब मैं एक रेशियो बना रहा हूँ B/C बराबर 3/2, ठीक है, और एक और संबंध बना रहा हूँ C/A बराबर 5/7 मान लो ऐसे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि A, B और क्या बताओ C। ठीक है, अब यहाँ देखो इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बच्चों, इन दोनों में आपको C कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या बताया कि जो कॉमन पोर्शन है उसको हमेशा इसी डायरेक्शन में रखना है, इसी डायरेक्शन में रखना है। तो ये अपने आप इस डायरेक्शन में सेट है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर ये इस डायरेक्शन में सेट है तो हम सीधा सा उल्टा n बना देंगे, जो आएगा वो हमारा रेशियो आएगा। लेकिन किसका आएगा अभी दिखाता हूँ। 5 तिहाई क्या हो गया मेरे दोस्त 15, 5 दूनी क्या हो गया 10, और 7 दूनी क्या हो गया 14। ये रेशियो ABC का नहीं आया। आप ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया कि जो नाम यहाँ पे पहले है वो पहले आ जाएगा, जो कॉमन है वो बीच में आ जाएगा, और जो बच गया वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ उल्टा n बनाने पे जो राशियाँ आई हैं वो एक्चुअल में B, C और क्या है A है। यानी B का रेशियो कितना है 15, C का रेशियो कितना है 10, A का रेशियो कितना है 14। अब आपसे ABC पूछा है तो ABC को रख लो, A की जगह क्या रख देंगे 14, B की जगह क्या रख देंगे 15, और C की जगह क्या रख देंगे मेरे दोस्त 10। यही आ जाएगा ABC का रेशियो। आप जैसे ही 2-3 सवाल ऐसे लगाएंगे चीज़ें अपने आप क्या हो जाएंगी सेट हो जाएंगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ A/B = 3/2। ठीक है, अभी हम छोटे छोटे आंकड़े ले रहे हैं, अभी आएंगे धीरे धीरे सवालों पे। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ C/B = 4/5। ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ A, B और क्या होगा C का अनुपात क्या होगा। तो अब आप बैठाने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं इन सब चीज़ों में। ठीक है, हालांकि मुश्किल नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन इस पे क्या है अपना कमांड है। इसमें हमें एक टारगेट मिला हुआ है क्या, कि हमें इसको कॉमन बनाना है। इसको क्या बनाना है कॉमन बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है B, और B को हमें ऐसे ऐसे रखना है, इस वाले डायरेक्शन में रखना है, तभी हम उल्टा n बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे B तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे इस अनुपात को ना पलट देंगे। तो ये अगर मैं इसको B/C लिखूं तो ये रेशियो पलट के 5 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं रहा। अब यहाँ से क्या होगा, अब हमारा जो टारगेट था, 1 मिनट इसको मैं मिटा दे रहा हूँ बीच में। ठीक है, क्या आप बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए हमने अपने हिसाब से इसको सेट कर लिया, B वाले को हमने ऐसे तिर्यक लाइन में क्या कर लिया कॉमन बना लिया, कुछ नहीं। अब उल्टा n बना दो, आंख बंद करके उल्टा n बना दो। 5 तिहाई क्या हो गया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये रेशियो बन के आ गया। अब ये जो रेशियो आया ये किसका आया, जो नाम यहाँ पे है वो पहले आएगा, जो कॉमन है वो बीच में आएगा, और जो लास्ट में बच गया वो सबसे लास्ट में आएगा। तो ये आ जाएगा ABC का अनुपात। थोड़ा सा इस पे काम करिए, उसके बाद कैसा भी सवाल आएगा आप अपने हिसाब से उसका उत्तर निकाल के आएंगे। ये सब तो फिक्स पैटर्न है। ठीक है, ये फिक्स पैटर्न है। ये व्यवहारिक प्रयोग करते करते ऐसा लगा कि ये बच्चों के लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ये बच्चों के कमांड पे है। उनको क्या सेट करना है, इसको कॉमन सेट करना है। कॉमन को ऐसे ही सेट करना है, इस कॉमन को जैसे ही ऐसे सेट कर लिया, उल्टा n बना के 3 टर्म गुणा करा दो, जो अनुपात आएगा यानी पहला पहले वाले का आएगा, दूसरा कॉमन वाले का आएगा, और जो लास्ट में बच गया उसका अनुपात निकल के आ जाएगा। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई हो। ठीक है, मिटा दें इसको। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये सब ज़्यादातर यूज वहाँ करते हैं जब रेशियो दिया हो फिक्स पैटर्न में, जैसे AB BC। ठीक है, अगर इधर उधर करके दे दिया तो फिर हमें थोड़ा सा
इस पे ध्यान देना होगा कि जो कॉमन है उसको हमें इस लाइन में सेट करके उल्टा क्या बना देना है, n बना देना है। हमारे प्रश्न का उत्तर एग्जैक्ट 100% ट्रू निकल के आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये दूसरी बात हो गई कि हम संयुक्त अनुपात निकालते कैसे हैं। अभी तो दो अनुपात के बीच में संयुक्त अनुपात निकला है, यानी दो रेशियो को हमने कंबाइंड किया। ठीक है, अभी 3-3 रेशियो और 4-4, 5-5 रेशियो को भी कंबाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए। चलिए बच्चों, आइए अगली बात क्या है। कुछ रेशियो के टर्म्स हैं जहां से रेशियो क्रिएट किए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एक टर्म लिखता हूं, जैसे ऐसे देखिए 2a बराबर 3b, और मैं आपसे पूछूं a रेशियो b क्या होगा, a रेशियो b, तो अगर मैं इसको डिटेल सॉल्व करूं प्यारे बच्चों, a बटा क्या आ जाएगा, b को अगर मैं इधर लाऊंगा तो b कहाँ चला जाएगा, नीचे, बराबर। c को हम तो कहीं नहीं किए, बराबर के उधर ही है, लेकिन ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे। तो यहाँ a बटे b क्या आ गया, 3/2, और a बटे b ही को हम बोलते हैं a रेशियो b, यानी a की जगह क्या आ जाएगा, 3, और b की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ पाए? अब देखिए, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका काम नहीं है, ये बताना एक टीचर का काम है। ठीक है, उसके बाद बच्चों को कैसे करना है वो समझ लो। अगर आपके सामने इस तरह की चीज़ें लिखी हुई है तो आप कुछ मत करो। ये जो 2 है ना वो a का गुणांक है, यानी कोफिशिएंट है। ये जो 2 है वो a का कोफिशिएंट है, जो 3 है वो b का कोफिशिएंट है। ठीक, तो अगर मुझे इनके बीच में डायरेक्ट रेशियो निकालना हो एक लाइन में, डायरेक्ट रेशियो निकालना हो एक लाइन में, तो हम a और b का, ये सब नहीं करना है। ठीक है, ये सब नहीं करना, ये समझाने के क्रम में आप एकदम प्योर चीज़ देखिए। जो a का रेशियो बनेगा वो b का कोफिशिएंट होगा, और जो b का रेशियो बनेगा वो a का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, इनके बीच में यही रिलेशन बन के आएगा 3:2। ठीक है, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो जैसे अगर मैं लिखूँ 9x = 7y, और मैं आपसे पूछूं x रेशियो क्या बताओ, y बताओ, तो कुछ नहीं, x का जो रेशियो होगा वो y का कोफिशिएंट होगा, और जो y का रेशियो होगा वो x का कोफिशिएंट होगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, y वाला कोफिशिएंट, यानी गुणांक। गुणांक मतलब जिस अंक से गुणा किया गया है, तो y में किससे गुणा है, 7 से, तो x का रेशियो क्या बनेगा, 7। y का मान क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा, कितना, 9। तो यहाँ से डायरेक्टली x और y के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा 7:9। समझ पाए मेरी बात? अच्छा, अगली बात क्या है, अगर मान लो कोई चीज़ a/7 लिखा हुआ है बराबर b/9 लिखा हुआ है। अब मैं पूछूं आपसे a रेशियो b क्या होगा, तो यहाँ भी आप चीज़ें डायरेक्टली कर लो। अगर ऊपर की जो राशियां हैं इनका कोफिशिएंट 1 है, क्या है बच्चों, 1, तो नीचे जो है वो स्वयं उसी का अनुपात बन जाएगा, यानी a रेशियो b क्या आ जाएगा, 7:9। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर ऊपर जो a b या x y etc जो कुछ भी है, अगर उसका कोफिशिएंट 1 है तो उसके बटे में जो राशि है, जो संख्या है, वो उसका ऊपर वाले का ही क्या बन जाएगा, अनुपात। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप दिमाग में रखिए। अभी हम 3-3 पे भी निकल के आएंगे। ठीक है, जैसे अगर इसी को मैं थोड़ा सा और विस्तार लिखूं, अब देखना, अगर मैं लिखूं 2a = 3b = 4c, और अब मैं पूछूं बताओ a b और c का क्या रेशियो होगा। ठीक है, तो भी आपको कुछ नहीं करना है, मुझे बताओ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा बेसिक से बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखना, अगर मुझे ए बी सी का रेशियो निकालना है तो सबसे पहले मुझे ए और बी का रेशियो चाहिए, और उसके बाद बी और सी का रेशियो चाहिए, तभी तो हम करते थे। ये कॉमन बन गया, अब यहाँ पहले आ जाएगा, कॉमन वाला बीच में आ जाएगा, और सी वाला यहाँ पे आ जाएगा। उल्टा n बनाए थे, याद है? तो सबसे पहले हम यहाँ से ए बी और बी सी का एक रेशियो निकालेंगे। कैसे? इनसे, इन दोनों के संबंध से ए बी का रेशियो निकल जाएगा, अभी बताया,
और इन दोनों के संबंध से B और C का रेशियो निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से बच्चों A और B का रेशियो निकालूं तो मुझे बताओ A की वैल्यू कौन होगी, B का कोफिशिएंट, यानी A का रेशियो कितना होगा 3 और B का रेशियो क्या होगा 2, A का कोफिशिएंट, B का रेशियो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, A भी निकल गया। अब यहाँ से मैं BC निकाल लूँ, BC क्या होगा, B की जो अनुपात है वो 4 हो जाएगी। इस वाले लाइन से BC में क्या संबंध बनेगा, B का रेशियो क्या हो जाएगा 4 और C का रेशियो क्या हो जाएगा 3। B का रेशियो 4 और C का रेशियो क्या बच्चों 3 है। अब देखिए ये सेट हो गया। अब यहाँ से हम ABC निकाल लेंगे, ये कॉमन दिखाई दे रहा है, बस उल्टा n बना दो, वही तुम्हारे प्रश्न का आंसर होगा। 4 3 क्या हो जाएगा 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अभी बताएंगे, ये भी एक प्रॉपर्टी है। 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे बच्चों 4 और 2 से काटेंगे कितना 3, तो आ जाएगा 6:4:3। लेकिन ये अनुपात किसका आएगा, जो नाम यहाँ है पहले वो कॉमन वाला बीच में और जो बच गया वो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह के सवाल आए तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जब भी इस तरह के टर्म आपकी आंखों के सामने दिखाई दे और आपको निकालना हो A B और क्या मेरे दोस्त C, तो आप जब भी A का रेशियो निकालने जाएं तो A को ढक लें ऐसे, जिसका रेशियो निकालना है उसको ढक लो, कुछ नहीं करना है। जो बच गए B और कौन बच गया C, इनके कोफिशिएंट का आपस में गुणा करा दो, यानी इनके गुणांक का गुणा करा दो कोफिशिएंट का, तो 3 चौक के क्या हो जाएगा 12। जिसको ढके हो उसी का अनुपात ये निकल के आ रहा है। अब B का चाहिए तो B को ढक लो, ढक लिया। अब क्या क्या दिख रहा है C और A, तो A का कोफिशिएंट 2, C का कोफिशिएंट 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों 8। अब हमको C का चाहिए तो C को ढक लो। अब क्या दिख रहा है A और B, तो A का कोफिशिएंट 2, B का कोफिशिएंट 3, 3 दूनी क्या हो गया 6, यही निकल जाएगा ABC का रेशियो। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर देंगे। क्या मेरी बात समझ पाए, ठीक है, आसान है बिल्कुल। इसके और सारे तरीके, इनके एलसीएम लेकर के भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे 2 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, एलसीएम 12 हो गया। 12 2 से डिवाइड करो 6, 3 से डिवाइड करो 4 और 4 से डिवाइड करो 3, ठीक है। तो जितनी चीज़ें हैं सब कई सारे तरीके हैं, किसी एक तरीके पे अपना दिमाग क्या कर लो सेट कर लो, 1-2 तरीके अच्छे से जानते रहो। ये तो बेसिक था, ठीक है। ये इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं डायरेक्टली बना सकते हैं, ठीक है। जब ऐसे एक लाइन में हो तो ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका रेशियो चाहिए उसको ढक लो, बाकी के कोफिशिएंट को गुणा करा दो। जिसका रेशियो चाहिए उसको ढक लो, बाकी के कोफिशिएंट को गुणा, जिसका चाहिए ढक लो, बाकी के कोफिशिएंट का गुणा। ध्यान रहे जिसको ढकेंगे उसी का रेशियो निकल करके आएगा। दैट्स क्लियर, ओके। तो इतनी बातें भी आपको समझ में आई गई होंगी, ठीक। अब देखिए इसकी आगे की क्या बात है और रेशियो की क्या प्रॉपर्टी है। अब आप कंबाइंड रेशियो बना लेंगे। अगर 2 अनुपात दिया हुआ है यानी 2 रेशियो दिया हुआ है तो आप जैसे AB और BC है तो ABC अब आप निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप, मुझे इतना विश्वास है। अब जो अगला पॉइंट है वो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि किसी भी रेशियो का हमेशा का मतलब हमेशा यानी सदैव सिंपलेस्ट यानी सरलतम रूप लिखा जाता है, ठीक है। किसी भी रेशियो का हमेशा क्या लिखा जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म, किसी भी रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे अगर वो किसी संख्या से कट रहा है तो उसको काट देंगे, अगर वो सीधे सीधे नहीं है तो उसको सीधा सीधा भी करेंगे। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म करने का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एक रेशियो है 24 और एक रेशियो है कितना 32। एक रेशियो क्या है 24 और क्या है 32, एक रिलेशन है 24 रेशियो 32। तो अगर ये किसी नंबर से सिंप्लीफाई हो रहा है तो
तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों पहली लाइन याद करो, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहो कि यार ये तो मैं जानता हूँ, मैं करूँगा, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है कि किसी भी संख्या में किसी भी अनुपात में किसी एक संख्या से गुणा करा दें या भाग कर दें तो उसके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भाई हम गुणा और भाग कराने के लिए पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र हैं। तो इसको अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं, सिंपलेस्ट फॉर्म या सरलतम रूप का मतलब क्या है कि उसको उससे ज़्यादा सरल ना किया जा सके। लेकिन हम देख रहे हैं इसको अभी सरल किया जा सकता है। अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो 8 त्रिक का क्या हो जाएगा 24 और 8 चौक के क्या हो जाएगा 32। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो होगा 3:4। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो मैं कुछ चीज़ लिखता हूँ, जैसे 2:4 है ना, 2:3:2। ठीक है, 3 क्या है 2। तो किसी भी अनुपात को सिंपलेस्ट फॉर्म में, दूसरा पॉइंट ऐसे समझ लो, किसी भी रेशियो को हम दशमलव के रूप में नहीं लिखते, यानी डेसिमल के रूप में किसी भी अनुपात को लिखा नहीं जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटा देंगे। डेसिमल कैसे हटता है जितने अंक पे दशमलव है उतने से एक पे शून्य लगा के गुणा करा देंगे। ध्यान ये देना है कि यहाँ तो दोनों जगह एक एक अंक पे दशमलव है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें अगर हम 10 से गुणा करा दें तो बताओ दशमलव एक एक अंक पे हट जाएगा, तो ये रेशियो मिलेगा 24:32। क्यों गुणा क्यों करा भाई, स्वतंत्र हैं हम गुणा या भाग कराने के लिए। लेकिन अभी ये और सिंप्लीफाई होगा। अब यहाँ 8 से डिवाइड करके इसको और छोटा कर देंगे, 8 त्रिक का 24 और 8 चौक को 32। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 3:4। अब करते करते आप समझ जाएंगे कि यहाँ कुछ करना नहीं है। जैसे अब इतना बार बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इसको जान जाएंगे तो अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ 2:4 और 3:2, तो एक एक अंक पे दशमलव है तो हटा दो, वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर इसको काट दो 8 से, तो 8 त्रिक का 24, 8 चौक का 32। यहाँ देखो अगर मान लो यही है 0.24 और रेशियो 3.2। अब यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है और यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव है, तो मुझे बताओ 10 से गुणा करा के दशमलव हटाया जा सकता है या 100 से? तो जो ज़्यादा 10 अंक पे दशमलव होता है उस आधार पे दशमलव को हटाया जाता है। तो यहाँ मैक्सिमम 2 अंक पे डेसिमल लगा हुआ है, तो हम इसमें कितने से गुणा कराएंगे 100 से, ताकि पहले दशमलव क्या हो जाए, हट जाए। तो हो जाएगा क्या 24 रेशियो। लेकिन यहाँ एक ही अंक पे दशमलव है प्यारे बच्चों, तो 1 0 तो खत्म होगा, लेकिन 1 0 यहाँ आके चिपक जाएगा, तो ये हो जाएगा 320। यानी 24:300 क्या आ गया 20। वापस से अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 8 से काट दो, 8 त्रिक का 24 और 8 चौक का 32। अब 30 क्या आ गया 40। अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सरलतम रूप में हमने क्या देखा कि अगर वो किसी नंबर से कटता है तो काटते चलेंगे। अगले पॉइंट में हमने क्या देखा कि अगर दशमलव में है अनुपात तो सबसे पहले हम उसको दशमलव को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, इसी में जो तीसरा पॉइंट है वो समझ लो। जैसे कोई अनुपात है, मान लो 2/3 रेशियो 4/4 मान लो ले लो 9 या फिर 5 ले लीजिए 5, और यहाँ पे ले लिया 6/9 ले लो 9, 6 क्या ले लिया 9। अब देखो किसी भी अनुपात को हम फ्रैक्शन के रूप में भी नहीं लिखते। जैसे किसी अनुपात को दशमलव के रूप में नहीं लिखना है और किसी अनुपात को फ्रैक्शन के रूप में भी नहीं लिखना है। ठीक है, यानी अगर फ्रैक्शन के रूप यानी भिन्न के रूप में अगर आपको अनुपात दिखाई दे रहा है तो हम इसको इस रूप में छोड़ेंगे नहीं, इसको हम सही रूप में लेकर के आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे, पहले ये 3 राशियां हो गई, पहले 2 राशियों का समझ लीजिए। अगर 2/3 रेशियो 4/5 है, ठीक है, तो इसको इस रूप में नहीं लिखना है, तो इसको सही कैसे करेंगे। अगर 2 राशियां हैं, केवल 2 राशियां हैं, तो तिर्यक गुणा करा दो, कैंची गुणा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इनका करा दो, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 और 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12।
हो गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया? अभी नहीं, अभी इसको 2 से और काट सकते हो तो ये 5 रेशियो क्या आ जाएगा 6। अब ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आया, ठीक है। लेकिन अगर 2 राशियों से ज़्यादा राशियां हैं तो हम क्रॉस नहीं कराएंगे, तब हम नीचे लिखेंगे इसका जो डिनोमिनेटर है 3, 5, 9, यानी यहाँ पे लेंगे 3, 5 और 9 का एलसीएम। एलसीएम माने लघुत्तम समापवर्तक। तो अब बताइए जरा, 3, 5 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 45। 3, 5, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 45। कुछ नहीं करना है, इन सभी राशियों में 45 से क्या करा देंगे? गुणा। इन तीनों राशियों में 45 से क्या करा देंगे मेरे दोस्त? गुणा करा देंगे। जो आएगा वो अपना सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ जाएगा। कैसे? 3 से डिवाइड करो 45 को, 15 बार में कटेगा। अब 15 दूना ऊपर क्या हो जाएगा? 30। 5 से सिंप्लीफाई करो 45 को, 9 बार में जाएगा, 9 बार में कट जाएगा और 9 चौक को क्या हो जाएगा? 36। 9 से काटो इसको 5 बार में, ये 5 छक्का क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, यही आ गया इनके बीच में अनुपात। अब अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। तो हम देख रहे हैं अभी 2 से क्या हो रहा है? कट रहा है। तो 2 से काटेंगे तो 15, 2 से काटेंगे तो 18 और 2 से काटेंगे तो 15। सॉरी, इसको डायरेक्टली 3 से काट दो, या 3 से ना काट के 6 से डायरेक्टली काट दो। तो 6 पंजे 30, 6 जहाँ में 36 और 6 पंजे 30। तो इनका जो रेशियो बनेगा वो 5:6 रेशियो क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, यहाँ कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ काम यही हुआ है जो यहाँ दिखाया गया। जैसे देखो, अगर 2 राशियाँ हैं 2/3 और 4 क्या है 5, तो यहाँ 3, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 15 से गुणा यहाँ करा दो, 15 से गुणा यहाँ करा दो। क्रिया यही की गई है, नियम यही है। ठीक है, लेकिन 2 राशियां हैं तो हम डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट उसका करा देंगे, तिर्यक गुणा। तो अब बताओ, इससे काटेंगे 5 बार में तो 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10। इसको काटेंगे 3 बार में तो 3 चौकों का हो जाएगा 12। तो इसको काट के हम 5 और क्या लिख दिए थे? 6। ठीक है, तो यहाँ भी काम वही हो रहा है। लेकिन अगर 2 राशियां हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मोर देन 2 है, यानी 2 से ज़्यादा राशियां हैं, तो हमें उसके डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम लेना होगा और उस एलसीएम से गुणा करना होगा अलग अलग राशियों में, तब जाके उनका सिंपलेस्ट फॉर्म निकल करके आएगा। ठीक है, आज के लिए बस करते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप इसको एक बार वीडियोस को देखें और इन्हीं सब उदाहरणों को या इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उसको लेके एक बार करने का क्या करिए? प्रयास। बच्चों, मैं पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, पढ़ाता तो हूँ ही, साथ ही साथ मैं ये भी प्रयास करता हूँ कि जो मैथ में पिछड़े बच्चे हैं वो भी मुख्य धारा में क्या हो सकें? शामिल हो सकें, वो भी मैथ सीख सकें। तो पढ़ाने से ज़्यादा फोकस मेरा सिखाने पे है, इसलिए चीज़ों को मैं बड़े ईजिली और धीरे धीरे लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप सीखने के उत्सुक हैं यानी सीखने में प्रयत्नरत हैं तो आप वीडियोस को आराम से देखिए, बहुत फास्ट भगा के मत देखिए। हाँ, जल्दी जल्दी सफलता की तरफ भागेंगे तो सफलता आपसे दूर भागेगा। कड़ी मेहनत, धीरज और धैर्य रखिए, आराम से चीज़ों को सीखिए। एक बार सीख लेने के बाद फिर आपको कुछ समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो इतना आप थोड़ा रिवाइज कर लेना। फिर आगे के जो रेशियो के कॉन्सेप्ट है, देखो बच्चों, पढ़ाने का एक तरीका तो ये है कि मैं आपको सारे नियम एक साथ बता दूं, ठीक है, उसके बाद पूरे चैप्टर्स पे आऊँ। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट आप जानते रहिए जिसका हमेशा यूज होता है, जैसे इन सब चीज़ों का हर जगह यूज होगा। ठीक है, तो इनको आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आपको जानना ही है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो रिलेवेंट सवालों के साथ आएंगे, यानी संबंधित सवाल के साथ क्या कॉन्सेप्ट है, जब उस सवाल के साथ उसको समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आती है। ठीक है, तो बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ढेर सारे फंक्शन हैं रेशियो के जो रिलेवेंट यानी संबंधित सवालों के साथ आएंगे, तो वहाँ हम उसकी चर्चा करते हुए समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना, मैं शुरुआत 0 से कर रहा हूँ, लेकिन आपको हीरो बना के छोड़ूंगा, यानी 0 से शुरुआत करके हम लोग 100 तक पहुँचेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सिंपल सवाल लेके आऊँगा, आपको सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, हम जटिल से जटिल सवालों को लेके आएंगे। बस आप थोड़ा सा क्या रखें? पेशेंस। क्लास के साथ साथ रिवीजन पे भी ज़्यादा फोकस करें।
कंपटीशन, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, एसएससी हो, है ना, या रेलवे जैसे एग्जाम्स हो, आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। पढ़ना तो है ही, लेकिन बच्चों पढ़ने से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। ठीक है, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपकी सारी पढ़ी पढ़ाई चीज़ शून्य हो जाएगी। ठीक है, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पढ़िए थोड़ा कम, लेकिन रिवीजन कभी ना छूटे। रिवीजन पढ़ने से ज़्यादा बार होनी चाहिए। जैसे ये वीडियोस देखा एक बार, आज ही उसका क्या कर लीजिए, रिवीजन। और रिवीजन करने का जब सबसे बेस्ट वे है वो है चिंतन मनन करना, यानी आंखें बंद करके थोड़े समय इन सब प्रॉपर्टीज़ को अपने दिमाग में रिकॉल करने का प्रयास करना। ठीक है, अब एक बार जब दिमाग में ऐसे रिकॉल होने लगेंगे कि यार क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, अच्छा दशमलव ये था तो ऐसे कर देना है, फ्रैक्शन में है तो ऐसे कर, ये सब आप थोड़ा सा चिंतन मनन करिए, फिर देखिए खुद ही आप मैथ से लड़ने लगेंगे। मैथ से आपका डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चीज़ें आपके दिमाग में सेट होने लगेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि वीडियोस जब अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूं कि जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं, जो आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके भाई जिनको मैथ से प्रॉब्लम होता है, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके साथ जो समस्या है वो भी सॉर्ट आउट हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।